हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैसा ट्रिक में। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 जिसका नेम है परिवहन एवं संचार। आप सभी जानते हैं परिवहन किसे कहते हैं। परिवहन यानी कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिन साधनों के द्वारा जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। और संचार जिनसे हम बातचीत करते हैं, जैसे टेलीफोन हुआ, जिनसे हमें सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे कि कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि टीवी है ना, मोबाइल फ़ोन, ये सारे क्या है, संचार के साधन हैं, सैटेलाइट वगैरह। आया समझ में आपको? आगे चलते हैं। वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को बिना किसी देरी के, और आपको ट्रिक के साथ आसानी से समझ में आएगा। तो परिवहन परिवहन यानी कि किसी वस्तु या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहा जाता है। यानी कि परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आधुनिक समय में मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक दिन प्रतिदिन की क्रियाओं यानी कि रोजाना जो रोजमर्रा के कार्य करने के लिए जो क्रियाएं हैं, जो क्रियाएं करता है व्यक्ति, व्यापार के लिए है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो परिवहन के साधनों की प्रयोग जाता है, आवश्यकता बन गई है। आगे चलते हैं परिवहन के साधन। अब जो परिवहन के साधन है वो कितने प्रकार के हैं। तो सड़क परिवहन होता है, रेल परिवहन होता है, पाइपलाइन परिवहन होता है ना, हवाई जहाज होता है, वायु परिवहन भी होता है, जल परिवहन भी होता है। तो देखते हैं जल परिवहन। सागरीय या महासागरीय, अंतरस्थलीय यानी कि समुद्र के अंदर भी जो परिवहन होता है। वायु परिवहन राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है। परिवहन के मुख्य साधन भूमि, जल, वायु और पाइपलाइन है। यह अंतर क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय परिवहन के लिए उपयोगी किया जाते हैं, और प्रत्येक पाइपलाइन को छोड़कर यात्री और सामान दोनों को वहन करता है। ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्ट यानी कि नेटवर्क। कई स्थानों पर एक पैटर्न बनाने की प्रक्रिया बनाने के लिए मार्गों लिंक के एक श्रृंखला से जोड़े जाते हैं, जिसे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहा जाता है। स्थल परिवहन, इसमें भूमि और सड़क और पटरियों पर वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही शामिल है। यानी कि जो भूमि पर जो परिवहन होता है वो सड़कों और पटरियों के द्वारा होता है, जिसमें वस्तुओं को ले जाया और लाया जाता है। पहले मनुष्य स्वयं पालकी में या फिर वाहन होते थे, जिसमें खोचर खच्चर होते थे, मतलब गद्दे होते थे, है ना, घोड़े होते थे, घोड़ा गाड़ी होती थी, ऊँट गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी होती थी। तो इन सब का प्रयोग वो व्यक्ति अपने सामान को ढोने के लिए करता था, अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। जानवरों का उपयोग किया जाता था, इन जानवरों का उपयोग इन गाड़ियों को निर्माण करने में किया जाता था। उत्तरी अमेरिका में कुत्ते और बारहसिंगा का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में किसका प्रयोग किया जाता था? सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि गाड़ियों को खींचने के लिए। बारहसिंगा, याद है ना, जिंगल बेल 25 दिसंबर। तो क्या है, बैलगाड़ियाँ इस्तेमाल किया जाता था। भारत में बैलगाड़ियों का इस्तेमाल गाड़ियाँ खींचने के लिए किया जाता था। 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। भाप का इंजन यानी कि रेल बनाने के लिए जो इंजन प्राप्त हुआ, कौन सी सदी में प्राप्त हुआ? 18वीं सदी में। बाद में क्रांति आई, जिसमें आविष्कार के बाद में क्रांति हुई, जिससे अधिक दहन ईंधन इंजनों के आविष्कारों के साथ रेलवे और रोडवेज की शुरुआत हो गई। यानी कि रेलवे जो परिवहन बनी उसके साथ रोडवेज भी बन गई, यानी कि बसें वगैरह भी बन गई। भूमि परिवहन के लिए नए साधनों में पाइपलाइन, यानी कि भूमि यानी कि पृथ्वी के अंदर जो परिवहन होगा उसमें पाइपलाइन के लिए पाइप पर बिछाई जाती है ना, जैसे गैस का पाइप हुआ, है ना, पानी का पाइप हुआ। रोडवेज केबल, है ना, ये सब क्या है, केबल वगैरह को भूमि के अंदर गाड़ के उनको नेटवर्क तक पहुंचाना। रस्सी और केबल आमतौर पर खड़ी पहाड़ी ढलानों और खानों पर लगाए जाते हैं, जो सड़कों के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि इनके लिए सड़क नहीं बनाई जाती किसी भी तार को बिछाने के लिए। सड़कें सड़कें किसी कहते हैं? कम दूरी के लिए सबसे अधिक किफ़ायती यानी कि अच्छा, और इनकी डोर टू डोर सेवा के कारण माल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान डोर टू डोर के लिए महत्वपूर्ण साधन है। धातुकृत सड़कें सभी मौसम वाली सड़कें होती है। धातुकृत यानी कि जो लोहे, चांदी, सोने, चांदी से बनती है, वह सभी मौसम के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि एकदम पक्की सड़कें। जबकि असिंचित सड़कें जो सरल निर्माण के लिए सभी मौसम में उपयोगी नहीं होती। हालांकि कच्ची पक्की सड़कों के बारे में बताया गया है। हालांकि भारी बारिश और बाढ़ दोनों सड़कों को अधिक स्थिर कर देती है, यानी कि भारी बारिश आ जाए तो सड़कें खराब हो जाती है ना, गड्ढे वगैरह हो जाते हैं। वैसे बाढ़ आ जाए तो सड़कों को ख़त्म कर देते हैं। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता और
रखरखाव बेहतर होता है, क्योंकि इसके लिए भारी खर्चे की आवश्यकता होती है और लोग भारी खर्चा ये उठाते हैं। सड़क घनत्व किसे कहते हैं? तो सड़क घनत्व का अर्थ है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की मार्गों की लंबाई। सर्वाधिक सड़कें यानी कि 100 किलोमीटर में कितनी सड़कें हैं, ये सब क्या सड़क घनत्व के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका का है। ठीक है, आगे चलते हैं। दुनिया की कुल मीटर योग्य सड़कों की लंबाई केवल लगभग 15 मिलियन किलोमीटर है, जबकि अमेरिका में लगभग 33% हिस्सा लिया जाता है। हालांकि पश्चिम यूरोप की तुलना में उत्तरी अमेरिका में वाहनों की संख्या के साथ साथ उच्चतम सड़क घनत्व भी दर्ज किया गया है। देशों और उनके सड़क घनत्व: जापान हुआ, उत्तराखंड हुआ, फ्रेंच हुआ, श्रीलंका हुई, इंडिया हुई, स्पेन हुआ और यूएस हुई। यातायात परिवहन देखते हैं। यातायात परिवहन सड़कों पर यातायात को संदर्भित करता है, जो हाल ही में वर्षों में नाटकीय रूप में बढ़ गया है। चूँकि सड़क नेटवर्क यातायात के मार्गों का सम्मान नहीं कर सकता, इसलिए भीड़ भी होती है। महामार्ग किसे कहते हैं? महामार्ग में पक्की सड़कें यानी कि नेशनल हाईवे रहते हैं ना, नेशनल NH, तो वो क्या है, पक्की सड़कें, और उनको क्या कहते हैं? महामार्ग कहते हैं। जो दूर स्थित स्थानों को मिलाते हैं, यानी कि दिल्ली से जयपुर को मिलाएगी, है ना, यानी कि दूर स्थित है ना स्थान, तो उन स्थानों को ये महामार्ग मिलाते हैं। आगे चलते हैं। महामार्गों की प्रमुख विशेषताएं। महामार्गों के संबंधित यातायात की सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर में यानी कि एक के ऊपर एक सड़कें वगैरह बनाई जाती है ना, वो यथासंभव लाल बत्ती नहीं रखी जाती, क्योंकि यहाँ पर क्या रुका नहीं जाता, एकदम सीधी की सीधी लंबी होती है ना, डिवाइडर होता है इनके बीच में। ये सड़कें गति अवरोधक से मुक्त एवं कई लेन वाली होती है। गति अवरोधक यानी कि डिवाइडर वगैरह नहीं बनाए जाते, मुक्त एवं कई लेन वाली होती है। इनकी चौड़ाई लगभग 80 मीटर होती है। इनकी चौड़ाई कितनी होती है? 80 मीटर तक होती है। यह सड़कें देश के मुख्य नगरों जैसे कि नगर हुए, पतन हुए, उनको मिलाती है। इन सड़कों के किनारे पर रेलिंग नहीं लगी होती है, रेलिंग लगी होती है किनारों पर। देखा होगा ना आपने, ऐसी सड़कें रहती है 4 लाइन के आसपास रेलिंग लगी होती है ना, छोटी छोटी दीवारें बनी होती है, फिर उन पर रेडियल लगाई जाती है, तो वही ये सड़कें हैं महामार्ग वाली, ताकि इन सभी पर इनके क्रॉस ना किया जा सके, क्रॉस ना किया जाए, यानी कि इस सड़क से दूसरी सड़क पर नहीं जाया जा सके, इसलिए यहाँ पर क्या है, दीवारें लगाई जाती है एडो साइडों में, यानी क्रॉस ना किया जा सके, यातायात संबंधित गतिविधि से चलता रहे। और यातायात क्या है? निर्बाध गति से, यानी कि बिना किसी बाधा के चलता रहे। सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती यानी कि सीमा, आप सभी जानते होंगे ना, किसी भी लाइन की सीमा बना देती है, तो इस सीमा के अंतर्गत ये पॉइंट है, तो वैसे क्या है, सीमावर्ती सड़कें हैं। सीमावर्ती से तात्पर्य है कि एक जिले से दूसरे जिले की सीमा लगी हुई है, यानी कि टच हो रही है इसकी सीमा। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र से, जैसे कि पाकिस्तान है ना, इस तरफ पाकिस्तान भारत के नक्शे में, ये भारत का नक्शा मान लीजिए आप, तो यह पाकिस्तान है, पाकिस्तान से क्या है, जैसलमेर की लगी हुई है ना, ये राजस्थान की लगी हुई है, गुजरात की लगी हुई है, पंजाब की लगी हुई है, तो सब क्या है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, है ना, श्री गंगानगर वगैरह, इनकी सीमा लगी हुई है। किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहलाती है। दूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने में प्रतिष्ठा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेलवे क्या, लंबी दूरी पर भारी सामान और यात्रियों के परिवहन के लिए रेलवे लाइन सबसे उपयुक्त है। अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि शहरी गृह क्षेत्र और खनिज समस्या क्षेत्र को अनाज, लकड़ी और मशीनरी के परिवहन के लिए रेलवे लाइन से जुड़े जाते हैं। सभी महाद्वीप के सघन नेटवर्क होते हैं, जबकि यूरोप में रेलवे का घनत्व सबसे अधिक होता है। अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एवं दक्षिण अमेरिका रेलवे नेटवर्क खनिज समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्र को जोड़ता है और मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए विकसित किया गया है। जल परिवहन, यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है ना, क्योंकि कोई निर्माण लागत नहीं होती और बहुत कम रखरखाव लगता है। महासागरों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जहाज़ों का प्रयोग किया जाता है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के
विभाजित किया गया है। यानी कि जल परिवहन आपने देखा होगा ना, यहाँ पर पतन रहते हैं, बंदरगाह रहते हैं, यहाँ से सामानों को जहाज़ों में लादा जाता है और एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता है। समुद्र मार्ग, समुद्र और महासागर बिना किसी रखरखाव लागत के सभी दिशाओं में सुगम राजमार्ग प्रदान करता है। यानी कि बिना किसी लागत के, बिना किसी सड़क वगैरह बनाने की जरूरत है नहीं समुद्र में, है ना। तो इनके लिए क्या है, बिना किसी लागत के राजमार्ग प्रदान किए जाते हैं। मॉडल यात्री जहाज़ों और कार्गो जहाज़ों विभिन्न नेविगेशन एडों से सुसज्जित होते हैं। यानी कि इनके पास क्या है, एक कंपास वगैरह रहता है जिससे इनको दिशा का पता लगता रहता है। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग इस प्रकार है, यानी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग देखते हैं। नॉर्थ अटलांटिक सी टू रूट, यह नॉर्थ ईस्ट यूएसए और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त और इसे बिग ट्रक मार्ग भी कहा जाता है। नॉर्थ अटलांटिक मार्ग को भूमध्य सागरीय हिंद महासागर सागर मार्ग, यह मार्ग पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ औद्योगिक यूरोप को जोड़ता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे कि सोना, लोहा, तांबा, टीन, मूंगफली, तेल, कॉफ़ी, फलों, इसका माध्यम से जाया जाता है। यानी कि इन सभी को ले जाया यहाँ से जाता है। आ रहा है समझ में आप सभी को? यदि नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। केप ऑफ गुड ऑफ रूट, ये भी क्या है, एक समुद्री मार्ग है। आगे चलते हैं। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों को एशिया से जोड़ता है। ये एशिया पक्ष के योकोहामा, गोबो, सांगकोंग, मिनाल और सिंगापुर के बैकवर्ड से सिएट से पोर्ट सेन आदि फ्रांस से राजमार्गों को जोड़ता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर, इसको भी देख लीजिएगा। तटीय, इनके नाम सिर्फ नाम याद कर लीजिएगा। तटीय नौगढ़ से लंबी तटरेखा। आगे देखते हैं शिपिंग नहरें। शिपिंग नहरें होती क्या है, दो नहरें हैं जो पूर्व और पश्चिम दोनों दुनिया के लिए वाणिज्य के द्वार के रूप में काम आती है, जिन्हें क्या कहते हैं, शिपिंग नहरें कहते हैं। मतलब इनसे क्या होता है, व्यापार होता है, वाणिज्य होता है इन नहरों से। और ये किन किन के बीच में, पूर्व से पश्चिम को जोड़ती है दुनिया के शहरों को। स्वेज नहर, स्वेज नहर पूछा भी जाता है कई बार परीक्षा में, इम्पोर्टेंट भी बनता है। तो देखते हैं। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। यह एक मानव निर्मित नहर है। यह मानव ने बनाई थी। कौन सी नहर, स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यह समंद की जगह यहाँ लाल सागर कर दीजिएगा, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। यह 160 किलोमीटर लंबी है और बिना किसी ताले के एक 15 से गहरी है। यानी कि इसमें तल वगैरह नहीं है और 15 से 11 मीटर तक यह गहरी है और इसके माध्यम से समुद्र का पानी स्वतंत्र रूप से बहता है। पनामा नहर, पनामा नहर के बारे में पूछा जाता है। पनामा नहर ये एक मानव निर्मित नहर है जो अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह 72 किलोमीटर लंबा है और इसकी में किलोमीटर की लंबाई 12 किलोमीटर की लंबाई के लिए गहरी खाई शामिल है और इसमें 6 ताले हैं। यह समुद्र के द्वारा 13,000 किलोमीटर न्यूयॉर्क और सैन अफ्रीका के बीच की दूरी को छोटा करता है। स्वेज नहर की विशेषता, इस नहर का निर्माण 1866 में हुआ था। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, लगभग 180 किलोमीटर लंबी है तथा 18 से 15 मीटर गहरी और एक कृत्रिम नहर है। इस नहर के द्वारा यूरोप एवं दक्षिण एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी को उत्तरमाश अंतर्देशीय मार्ग की तुलना में कम किया जाए। यूरोप को दक्षिण एशिया और एशिया को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ा जाता है इस नहर के द्वारा। इस नहर में प्रतिदिन कितने जलयान निकलते हैं, 100 जलयान आवागमन करते हैं। कि सबसे ज़्यादा व्यस्तता में स्वेज नहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है परीक्षा के लिए और पूछा भी जाता है इनमें प्रश्न। नील नदी से सौभाग्य ताज़ा पानी की नहरों को स्वेज नहर से मिलाती है। पनामा नहर की विशेषता है। पनामा नहर है क्या, पनामा नहर उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका के मध्य 72 किलोमीटर लंबी है। इस नहर के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्व न्यूयॉर्क एवं पश्चिमी स्थित सोनोग्राफी के मध्य जल परिवहन में 13,000 किलोमीटर की दूरी को कम करती है। इस तरह पश्चिमी यूरोप एवं सौराष्ट्र अमेरिका में पश्चिमी तट की दूरी को कम करती है। दक्षिणी अमेरिका में पश्चिम तटों के मध्य आसानी से परिवहन होता है। अंतर्देशीय परिवहन, अंतर्देशीय परिवहन देखते हैं तो नदियों, नहरों, झीलों तथा तटीय क्षेत्रों में कार्गो और
यात्रियों के परिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग बनाए जाते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास नवीनतम जल परिवहन और परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है राइन जलमार्ग। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मन, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्गों से जोड़ता है। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर बहती है। यह एक समुद्री कोयला क्षेत्र के माध्यम से बहती है। डेसेल्डोर्फ इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह जलमार्ग दुनिया का सबसे भारी उपयोग है। इस जलमार्ग को हर साल 20,000 से अधिक समुद्री जहाज और 20,200 से अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक जलमार्ग दानावे नदी जो ताओ से नगमे से बल्कि में से फर्श उभरती है। इसका उपयोग गेहूँ, मक्का, लकड़ी और मशीनरी के निर्यात में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेन्यूब जलमार्ग का। वोल्गा जलमार्ग 11 से 200 नालों तक सौंग में है। इसमें कर्म संबंध मास्को के नहर में वोल्गा में कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। आगे चलते हैं द ग्रेट लेक्स, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मिसिसिपी जलमार्ग, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वायु परिवहन पर देखते हैं। अब वायु परिवहन, यह परिवहन का सबसे तेज एवं द्रुतगामी परिवहन है, यानी कि सबसे जल्दी पहुंचा दिया जाता है इसके द्वारा, और ये सबसे महंगा भी पड़ता है। वायु परिवहन ने दुर्गम रेगिस्तान, पर्वतीय क्षेत्रों और बर्फ क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। कनेक्टिविटी क्रांति ला दी है, मतलब इन क्षेत्रों में ये ले जाया जा सकता है आसानी से। इन क्षेत्रों में जहाँ परिवहन के लिए अन्य साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, उच्च निर्माण और रखरखाव लागत के कारण उच्च औद्योगिक क्षेत्र में हवाई परिवहन अधिक विकसित होते हैं। सुपरसोनिक विमान बहुत कम समय में दूरी को कवर करते हैं। इंटरकनेक्टेड एयर रूटर्स एप्स में दुनिया में 600 वायुमार्गों का योगदान है। महत्वपूर्ण शहर नोडल बिंदु है जहां हवाई मार्ग सभी महाद्वीपों के लिए अभिसरण या विकिरण करते हैं। अफ्रीका, रूस और दक्षिणी अमेरिका में एशिया हिस्सों में जहाज सेवा, विरल आबादी एवं सीमित रखरखाव है। पाइपलाइन परिवहन में देखते हैं। पाइपलाइन का उपयोग जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया जाता है। पाइप बिछाए जाते हैं ना जमीन के अंतर्गत, वही है। तरल पदार्थों को कोयले परिवहन के लिए किया जाता है। न्यूजीलैंड में पाइपलाइन के माध्यम में दूध की आपूर्ति की जाती है, मतलब पाइपों के द्वारा न्यूजीलैंड में क्या पहुँचाया जाता है? घरों तक दूध पहुँचाया जाता है। यूएसए में पाइपलाइनों का घना नेटवर्क है। बिग इंच संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी के तले कुओं से पूर्वोत्तर राज्यों में पेट्रोलियम का परिवहन करती है। रूस, एशिया और भारत में तेल कुओं को पाइपलाइन के माध्यम से रिफाइनरी में से जोड़ा जाता है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ: पाइपलाइन को कठिन, उबड़ खाबड़ व भूभागों तथा नीचे बिछाया जा सकता है, यानी कि इसके लिए कोई समतल भूमि की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में वगैरह में कहाँ पर भी बिछाया जा सकता है। इसके संचालन में रखरखाव का खर्चा अपेक्षाकृत कम होता है। ये जलीय एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन का तीव्र, सस्ता एवं पर्यावरण हितैषी संसाधन है। पर्यावरण हितैषी मतलब यानी कि पर्यावरण को कोई हानि वगैरह नहीं पहुँचती इससे। पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है, यानी कि इसमें कोई पेट्रोल, डीजल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। मौसम संबंधी दशाओं का प्रभाव भी नहीं होता। कोई मौसम वगैरह पर ज़्यादा बारिश आ जाए तो पाइपलाइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। परिवहन के इन साधनों द्वारा पदार्थ की आपूर्ति को निरंतरता बनी रहती है। पाइपलाइन परिवहन के दोष देखते हैं। पाइपलाइन परिवहन के कई दोष नहीं होते। एक बार बनने के बाद इसकी क्षमता को न तो घटाया जा सकता है और न ही इसे बढ़ाया जा सकता है। पाइपलाइन में रिसर्व का पता लगता भी एक बड़ी समस्या है, यानी कि कहाँ पर कोई जगह पाइप फूट गया तो उसका पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पाइपलाइन परिवहन में। और इसको एक बार बिछा दिया जाए, पाइपलाइन परिवहन को एक बार पाइप लग गया तो इसमें न तो इसको बढ़ाया जा सकता है, ना ही कम किया जा सकता है। कहीं पर पाइपलाइन के फट जाने से उसकी मरम्मत करना कठिन हो जाता है। कुछ इलाकों में इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना कठिन होता है। संचार किसे कहते हैं देखते हैं। संचार टेलीग्राम और टेलीफोन के रूप में लंबी दूरी के संचार महत्वपूर्ण है। 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी ने एक अधिकार का आनंद लिया है। विकासशील देशों में ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए सेल फोन के उपयोग को महत्वपूर्ण
मिला है। नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास के परिणाम स्वरूप ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया है। यह बड़ी मात्रा में डेटा संचारित करने की अनुमति देता है जो वास्तव में त्रुटि मुक्त होती है। अब दूरसंचार को एकीकृत नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर के साथ विलय कर दिया गया है जिसे इंटरनेट कहा जाता है। भारत में उपग्रह संचार। कृत्रिम उपग्रह संचार को बढ़ाने और संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पृथ्वी की कक्षा में तैनात है। यह उपग्रह संचार जिसमें प्रति यूनिट लागत और संचार का समय भी कम कर दिया गया है। भारत में अपना स्वयं का उपग्रह आर्यभट्ट विकसित किया है और इसे 19 अप्रैल 1979 को भास्कर 1969 में और रोहिणी में 1900 लॉन्च में किया गया है। भास्कर एस उपग्रह का उपयोग लंबी दूरी और संचार मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाए। साइबर स्पेस इंटरनेट यह नवीनतम तकनीक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत स्थानों तक पहुंच द्वारा तत्काल कनेक्टिविटी की जाती है, यानी कि हाथों हाथ इनसे कनेक्ट हो जाया जाता है। इसे साइबर स्पेस या इंटरनेट कहा जाता है। और वर्ल्ड वाइड वेब आप सभी जानते होंगे इंटरनेट के बारे में। तो अधिकांश इंटरनेट उपयोग संयुक्त राज्य में होता था पहले, फिर ब्रिटेन में हुआ, फिर जर्मन, फिर जापान, फिर चीन और भारत में होने लग गया। ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग और ई गवर्नेंस के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक स्थानों का विस्तार हुआ है। जय श्री राम जी। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो की PDF वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये सब आप बता दीजिएगा। और ऐसी वीडियो और बनानी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम।